नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेवर दुकान में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। करीब 40 लाख के जेवर की लूट की गई है। लूट में कुछ कैश भी शामिल बताए जा रहे हैं। सगुना मोड़ पर जेवर दुकान जिसमें अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जीव ज्वेलरी शॉप में ये लूट हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां फिलहाल पुलिस की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो 40 लाख के जेवर की लूट की खबर इस वक्त सामने आती हुई सगुना मोड़ पर ये जेवर दुकान जिसे निशाना बनाया गया अपराधियों की तरफ से, और हाल के दिनों में जेवर दुकान अपराधियों के निशाने पर साफ तौर पर नजर आते हैं। कल भी जेवर की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और आज दानापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने 40 लाख के जेवर की लूट की है। वो लोग घुसे, उन्होंने बोला कि मुझे ज्वेलरी देखना है, तो रिंग्स दिखाया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि जो बेहतर रिंग है वो दिखाइए, ये थोड़ा बड़ा देखने में लगे, तो मैंने वो दिखाया। तो बोले कि मैं अपने भाभी को लेके आता हूँ। एक उसमें से बाहर निकला, फिर उसके साथ 3-4 लोग और अंदर घुसे और उन्होंने रिवॉल्वर दिखाया और बोला कि कौन कौन सा गोल्ड का प्रोडक्ट है वो जल्दी दिखाओ उनको। फिर उन्होंने सब 2 बैग लेके आए थे, सब बैग में डाला और फिर ये सब ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी भी ले जा रहे थे सब, लेकिन हमने बोला कि ये सब मत ले जाइए, ये सब सिल्वर ज्वेलरी है। तब जाके उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी कम से कम छोड़ा, नहीं तो सारा सिल्वर। गोल्ड का कितना ज्वेलरी ले गए वो? गोल्ड का सुबह के काउंटिंग के हिसाब से हमारा 177 पीस था, उसमें से जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वही बचा हुआ है, बाकी सारा लेके गए। गोल्ड बात भी की है, तो इनका एक आकलन है कि 35 से 40 लाख के आसपास इनका ज्वेलरी गया है, और ये बाद में अपना आवेदन देने की बात कह रहे हैं। वो बताएंगे कितने लुटेरे थे सर, कैसे थे वो? अभी चूंकि फुटेज हमें मिला नहीं है, इनके पास फुटेज है ये लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन वो भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उसका। लेकिन जो आई विटनेस है उसके हिसाब से 5 लोग शॉप के अंदर घुसे थे और उसके पश्चात वो लोग सामान लेके यहाँ से निकले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या जानकारी अभी तक की जांच पड़ताल में पुलिस को मिली है, क्योंकि अपराधियों की संख्या को लेकर भी अधिकारी कुछ खोलकर बोल नहीं रहे? एएसपी दानापुर से बात हुई, उन्होंने 5 आते और जिस तरह से शॉप के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे कि पहले 2 लोग घुसे और उसके बाद और लोगों के लाने की बात करके एक बार फिर से जो है वो 4 की संख्या में घुस करके आए और हथियार के बल पर जो सोने के ऑर्नामेंट थे वो लूट लिया, कैश लूट लिया और लूट कर फरार हो गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सगुना मोड़ जो सबसे व्यस्तम इलाका है और साथ ही चौकी, सगुना मोड़ चौकी भी पास ही में है, उसके बावजूद जो है अपराधी दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देकर के आराम से निकल जाते हैं। तो ये पुलिस के लिए भी जो है बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां पर सगुना मोड़ चौकी है वही जो आसपास का ये ज्वेलरी शॉप है और वहां लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। इसमें पुलिस जो है सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है कि इसमें अपराधी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि अपराधी कब तक गिरफ्तार होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस व्यस्ततम इलाके की चर्चा हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि यहाँ पर चौकी भी है और चौकी के पास में ही ये ज्वेलरी दुकान भी, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों का दुस्साहस देखिए, कानून को खुली चुनौती देते हुए लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। वहीं छपरा के सहजीतपुर जेवर दुकान लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम अलग अलग इलाकों में इस वक्त इसे लेकर छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सहजीतपुर के कुलहा बाजार में अपराधियों ने प्रियंका ज्वेलर से 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए थे और इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। गोली लगने से एक दुकानदार घायल है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। 2 पिस्टल है ना, जो अपराधियों के आने की सूचना मिली है, जिसमें कि वो हेलमेट लगाए हुए हैं और वहाँ प्रियंका ज्वेलर्स और बर्तन भंडार है, जिसमें कि उन्होंने कुछ सामानों की लूटपाट करके गोली चलाते हुए वहाँ से भाग गए हैं। तो इस पर जो है तत्काल सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम सब लोग वहाँ पहुँचे, हम भी वहाँ पे गए और उसमें छानबीन की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, बहुत जल्दी इस पर हम लोग खुलासा करेंगे।
खबर आरा से, जहां अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। यहां बीते 72 घंटे में अपराधियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 8 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग विभिन्न अस्पतालों में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। भोजपुर जिले में आउट ऑफ कंट्रोल हुए इस लॉ एंड ऑर्डर पर संवाददाता चंदन कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में देखिए किस तरीके से अपराधी जो हैं घटनाओं को अंजाम देकर फरार हैं। 72 घंटे में 8 लोगों को निशाना बनाया गया, 3 की मौत हो चुकी है, 5 लोग इस वक्त गंभीर स्थिति में इलाजरत हैं। अपराधियों का तांडव बढ़ गया है और पिछले 72 घंटों में अपराधियों ने 8 लोगों को गोली मारी है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 5 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जिस तरह से अपराधियों ने लगातार बैक टू बैक 8 लोगों को गोली मारी है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां की भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सोहरा में जहां अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी और उसके बाद मुफस्सिल थाना के चकिया गांव में क्रिकेट खेल के दौरान रनआउट के विवाद में एक युवक को गोली मारी गई। वहीं जगदीशपुर थाना क्षेत्र में घूम रहे युवक को भी अपराधियों ने गोली मारी है। उसके अलावा आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को जो घर जा रहा था उसको गोली मार दी है अपराधियों ने। इसके अलावा अगर बात करें तो कोइलवर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस संदर्भ में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने जरूर दावा किया है कि इस घटना में शामिल कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर भी अपराधी लगातार बेखौफ होकर के और घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर के एक तरह से कहें तो जिले में चर्चाओं का भी बाजार गर्म है, लेकिन पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने का जल्द वादा किया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और खबर गया से, जहां मालगाड़ी से अचानक से धुआं निकलने लगता है। मालगाड़ी की 20 बोगी में कोयला लदा हुआ था और पहाड़पुर स्टेशन के पास फिलहाल मालगाड़ी को रोका गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। गया कोडरमा रेलखंड पर एक हादसा होते होते टला है। पहाड़पुर स्टेशन के पास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां मालगाड़ी के 20 डब्बों में कोयला लोड बताया जा रहा है कि ये कोयला लदा हुआ था और इसी से अचानक से धुआं निकलने लगा। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा मामला और अभ्यर्थियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। हिरासत में 36 छात्रों को लिया गया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन छात्रों ने पहले भी हंगामा किया था और इन सभी को पहले भी बेल दिया गया है। पहले भी इन्हें नोटिस मिल चुका है हंगामा मामले में और एक बार फिर से इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। कोर्ट के निर्देश पर अब आगे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये तस्वीर कल की है, जब बेली रोड के व्यस्ततम और वीवीआईपी इलाके में बिना अनुमति के ये सभी पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन स्वरूप और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए 36 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब खबर ये कि इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सभी को पहले भी हंगामा मामले में कोर्ट में पेश किया जा चुका है और बेल इन्हें मिली हुई थी, लेकिन एक बार फिर से अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब ये माना जा रहा है कि कोर्ट के निर्देश पर ही आगे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर कल उतरे नजर आए और उस इलाके में पहुंच गए जिसे रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र बताया गया है। यहां पर किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद इन छात्रों ने देखिए कैसे सड़क पर 2 घंटे से ज्यादा आवाजाही को प्रभावित किया। यहां पर वाहनों के आवाजाही पर पूरी तरह से 2 घंटे तक विराम लगा रहा और इन छात्रों को हटाने के लिए पहले इन्हें हटने के लिए अनुरोध किया गया और नहीं हटने पर उसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, 36 ऐसे छात्र हैं। इनमें ज्यादातर छात्रों को लेकर ये बात सामने आ रही है कि इन्हें पहले भी हंगामा मामले में हिरासत में लिया गया था और बेल पर छोड़ा गया। एक बार फिर से वही स्थिति बनती नजर आ रही है। संजय हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, कब तक इन छात्रों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और अब आगे क्या हो सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पर इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिस ने पहले से हिरासत में लिया था और लोगों के खिलाफ थाने में हंगामा और प्रदर्शन मामले में थाने से बेल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये एक बार फिर से सड़क पर उतर गए, पुलिस के खिलाफ सरकारी काम में बाधा दिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की किए। तो पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है और जो 36 लोग हिरासत में लिए गए, इनमें से जो ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले पुलिस ने थाने से बेल दे दिया है, अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई किया गया है और देखना होगा नंबर्स ऑफ जो अभ्यर्थी हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या कितनी तक जाती है और उनमें से आइडेंटिफाई कर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें कई कोचिंग संचालक हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी परेशानियां जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि पहले इन्हें पुलिस ने कोर्ट थाने से ही बेल दे दिया गया था, लेकिन अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट का क्या फैसला होता है बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट के फैसले के बाद फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पहले प्रदर्शन के मामले को लेकर इनको नोटिस दिया था, अब इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। नालंदा से बड़ी खबर, जहां एसीएस सिद्धार्थ एक बार फिर से एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। नालंदा के नूर सराय में निरीक्षण करने के लिए एसीएस अचानक से पहुंच जाते हैं और स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए वो दिख रहे हैं। स्कूल खुलते ही एसीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बच्चों से एसीएस की बातचीत होती है, वो खुद उन्हीं से जानना चाहते हैं कि भाई पढ़ाई कैसी हो रही है, एमडीएम मिलता है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है। और देखिए एसीएस सिद्धार्थ स्कूल का गेट का ताला खुलने से पहले वो वहां खड़े थे। ताला खुलता है, स्कूल में पहुंचते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं और उतनी देर तक रुकते हैं जब तक बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच जाते। और जैसे ही स्कूल में बच्चे पहुंचे, देखिए खुद शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर बच्चों से बातचीत करते हुए एसीएस सिद्धार्थ इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने जानना चाहा कि पढ़ाई कैसी होती है, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, जो उनके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं क्या वो व्यवस्थाएं उन तक पहुंचती हैं, एमडीएम का जो खाना है वो मिलता है तो वो इन बच्चों को कैसा लगता है, ये सारी जानकारी खुद औचक निरीक्षण में। और देखिए उस किचन तक भी पहुंचे जहां एमडीएम का ये खाना बनाया जाता है। ट्यूशन से कहाँ कौन ट्यूशन पढ़ते हैं? वहाँ क्या पढ़ाता है ट्यूशन में? हाँ? ट्यूशन के बाद 8 बजे ट्यूशन से पढ़ के आते हैं। खाना बनाते रहता है, 9 बजे तक बन जाता है। तो पढ़ाई ट्यूशन में अच्छा रहता है। खाना कितना बजे बनता करता है? तो संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित भी किया और बजट सत्र को लेकर बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से ये पहली बार हो रहा है जब बजट से पहले कोई विदेशी चिंगारी दिख नहीं रही है, नहीं तो शरारती तत्वों को यहां हवा देने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। तो देखिए विदेशी चिंगारी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर इस वक्त सियासत तेज हो गई है। बिहार में सत्ता पक्ष विपक्ष पर पलटवार कर रहा है, तो विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। चिंगारी से देश को नुकसान पहुंचाने वालों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर खबर दी। बजट सत्र में विपक्षी दलों की सारी साजिशें नाकाम होंगी। विदेशी चिंगारी को देश में लाकर हवा देने का कुकृत्य नहीं चलने वाला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये आदत है कि अपनी नाकामी को, अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। 11 वर्षों से आप सरकार में हैं, आपकी उपलब्धि क्या है ये बताइए।
ये विदेशी चिंगारी की बात कर रहे हैं, तो ये देश की किरकिरी किसने कराई है? फिर से एक बार साजिश हो रही है विदेशी चिंगारी के माध्यम से राजनीतिक रूप से आग लगाने। ये कोशिशें पहले भी हुई हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। एनडीए की एक मजबूत सरकार इस देश में है जो देश के लिए सोचती है, देशवासियों को कैसे राहत मिले। चिंगारी लगाने वाले चाहे वो ट्रूडो हो या हिंडनबर्ग हो, ये दोनों अब नहीं है, तो उनको उनके फाइनेंसर प्रोड्यूसर जो झूठी कहानियां प्लांट करते थे वो अब हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो उनके तथाकथित अभिनेता थे, आज उनको न स्टोरी है और न फाइनेंस मिल रहा है। तो कल पेश होने वाले देश के बजट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कल का बजट 21वीं सदी के विकसित भारत का बजट होगा। ये बजट किसान, युवा और महिलाओं के हित में होगा। 21वीं सदी का विकसित भारत का बजट देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मां भारती के संतानों के हित में, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के हित में होगा। विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करेगा। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ठोकने की बात कही थी, जिस पर नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी किसको ठोकने की बात कर रहे हैं, जनता ने उनको पहले ही ठोक दिया है। कर्ता दर्शन यात्रा में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ठोक ठाक और ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे राजनीतिक रूप से आपने तो ठोक ही दिया अपने पिता को। माननीय लालू प्रसाद जी को टिकट बांटने में उनकी भूमिका को नकार दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ठोक ठाक के टिकट देने के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने जहां तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। चाल, चरित्र और चेहरा सब लोग जानते हैं। तेजस्वी जी पार्टी में अपने पिताजी की संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी भले ही अपनी वर्तमान यात्रा को कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा का नाम दे दें, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य टिकटार्थियों से मोल भाव कर टिकट को बेचना ही है। और शायद इसी परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार ठोक बजाकर टिकट देंगे। जेडीयू पहले अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी को बीजेपी से बचाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रखे, यही बहुत है। आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी की चिंता छोड़ दें। नेता प्रतिपक्ष सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि हम उन कैंडिडेट को टिकट देंगे जो जीतने की क्षमता है, जिसको जनता जानती हो, जो जिसके लिए जनता के मन में वेदना हो, जो जनता के लिए काम करना चाहते हो, जनता के बीच से चुन के वैसे कैंडिडेट को चुन के लाएंगे और ठोक बचा के उनको टिकट देंगे ताकि वो जीते। और इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। किशनगंज के बहादुरगंज से विधायक रहे कांग्रेस नेता तौसीफ आलम ने साफ साफ कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन के तहत ये सीट आरजेडी को गई तब भी वो चुनाव लड़ेंगे, भले इसके लिए उन्हें निर्दलीय ही चुनावी मैदान में क्यों न उतरना पड़े। सब कोई अपना जगह पर ठीक है। मैं कांग्रेस में अभी हूँ और कल को किसने देखा है, और पार्टी गठबंधन के तहत अगर राजद को वहाँ टिकट देता है बहादुरगंज में, तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा और विचार करके जो भी निर्णय पब्लिक लेगा हम उनका साथ दे करके हम लोग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।